तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, स्टार IQ यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत कर रहा हूं। मैं हूं सुनील बिश्नोई और आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो क्लिप है। इस वीडियो क्लिप में कुछ इंपॉर्टेंट डेटा आंकड़े हैं आपके, जो अभी हालिया आर्थिक सर्वेक्षण और कुछ इसके अलावा विभागीय आंकड़े हैं, वो आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। जो ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर लिखे हुए इनके डेटा थे वही आप लोगों को मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं। जैसे परिवहन विभाग से संबंधित आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है एग्जाम में कि 2021-22 में कुल सड़क दुर्घटना जो है ना वो कितनी हुई थी। ये क्वेश्चन आपके आगे आए तो, क्योंकि हमारे सिलेबस के अंदर मेंशन है, HSC सिलेबस के अंदर रोड सेफ्टी से रिलेटेड, तो हो सकता है ये सवाल बने। तो आंकड़ा दे रखा है 996 का, ठीक है। तो आपको 996 याद कर लेना है, बहुत आसान से याद हो जाएगा। कुल सड़क दुर्घटना आप लोग, ठीक है। इसके अलावा हरियाणा को कुल रोडवेज बसेस का आंकड़ा दिखाया है 2807 का। हालांकि इसके बाद में कुछ और अपडेट होंगी, नहीं आएंगी, लेकिन रनिंग आंकड़ा है वो ये है आपका। पर डे टोटल किलोमीटर रनिंग इनका है 594209 का, 594209 का। सड़कों की टोटल लंबाई दिखाई है 30810, 30810, ठीक है ना। ये हजार ऐसे करके मत याद करना, ऐसे याद करना, जल्दी याद होगा। 30810, ठीक है। नेशनल हाईवे की टोटल लंबाई दिखा रखी है आपकी 2623 दिखा रखी है। स्टेट हाईवे का दिखा रखा है 1801 ही। हरियाणा में जो डिस्ट्रिक्ट हाईवे हैं या डिस्ट्रिक्ट आपके रोड हैं, इनकी लंबाई दिखा रखी है 21948, ठीक है ना। 21948 ये आंकड़ा दिखा रखा है। हरियाणा में टोटल मंडियां कितनी हैं अगर आपसे पूछ लिया जाए तो टोटल मंडी हरियाणा के अंदर 114 है। सबसे ज्यादा हरियाणा में किस जिले में मंडी है? तो सबसे ज्यादा हरियाणा में करनाल में मंडी है, टोटल 10 मंडियां हैं। सबसे कम मंडी हरियाणा में चरखी दादरी में है, केवल 1, और रेवाड़ी में 2 है। मतलब सबसे कम मंडियों वाले ये जिले हैं 2। टोटल कोल्ड स्टोरेज हरियाणा में है 100। पूरे हरियाणा में कोल्ड स्टोरेज, जहां पे आप लोग जैसे सब्जी है, फल है, फ्रूट है, इनको रखा करते हैं, ये खराब ना हो इसके लिए। सबसे ज्यादा कोल्ड स्टोरेज हरियाणा में सोनीपत में है, टोटल 22 है। सबसे कम कोल्ड स्टोरेज, कम तो क्या बल्कि यहाँ पे है ही नहीं कोल्ड स्टोरेज, फतेहाबाद के अंदर, झज्जर में, नूह में, पलवल में, महेंद्रगढ़ में और रेवाड़ी में। यहाँ पे आंकड़ों के अनुसार एक भी कोल्ड स्टोरेज नहीं दिखाए गए हैं। इन फ्यूचर के लिए ओपन कर दिए जाएंगे। एक रोहतक के अंदर कोल्ड स्टोरेज ओपन होगा भविष्य में, वो भी चर्चा में है। अच्छा, भारतीय वाणिज्य बैंक जो है ना आपके, या इंडियन कमर्शियल बैंक हरियाणा में कितने हैं? तो भारत के जो वाणिज्यिक बैंक है वो हरियाणा के अंदर टोटल है 5042, याद रखना। सहकारी बैंक जो आपके कोऑपरेटिव बैंक हरियाणा में कितने हैं? तो टोटल हरियाणा में कोऑपरेटिव बैंक है 597। हरियाणा में डाक खाना बैंक, बचत बैंक, आपको सबको पता होगा कि जो पोस्ट ऑफिस है इनके भी पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंक रहते हैं, और पोस्ट ऑफिस के बैंक टोटल हरियाणा में कितने हैं? 2697 है। कोविड के टाइम पे खूब ज्यादा पॉपुलर हुए थे। इसके अलावा सबसे ज्यादा ग्राम पंचायतों वाला जिला, यहां से सवाल आपसे पूछा जा सकता है, ये एग्जाम में पूछा जा भी चुका है कि हरियाणा में सबसे ज्यादा ग्राम पंचायत किस जिले में है? तो आपका आंसर रहेगा यमुनानगर 490, 2 कुरुक्षेत्र, उसके बाद में अंबाला आता है 3 नंबर पे। सबसे कम ग्राम पंचायत हरियाणा में कहां पे है? फरीदाबाद के अंदर है, 100 है, फिर पंचकुला है, फिर रोहतक का नाम आता है। तो इतनी बातें आप लोगों को याद करनी है। और प्यारे बच्चों, हरियाणा CET मेंस का बैच स्टार IQ एप्लीकेशन पे अभी अवेलेबल है। कम पैसा है कि हरियाणा में वर्तमान में 14 नंबर की यानी कि 14वीं विधानसभा चल रही है। हरियाणा के अंदर जो 14 नंबर की विधानसभा है, इसमें विधानसभा के अध्यक्ष का नाम आपको पता है, डॉक्टर ज्ञानचंद जी गुप्ता है, जो कि पंचकुला से विधायक हैं या जीते हुए हैं। और इसी के अंदर जो उपाध्यक्ष है, इनका नाम है रणबीर जी गंगवा, जो कि जीते हुए हैं नलवा विधानसभा, जो हिसार के अंतर्गत आती है। अच्छा, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तो हमें पता लग गया है कि ठीक है, गंगवा जी है और एक हमारे ज्ञानचंद गुप्ता जी है। इस विधानसभा का एक आंकड़ा है, वो आपको पता होना चाहिए क्या, कि 91वां संविधान संशोधन हुआ था, यानी कि 91 का नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था साल 2003 का। उसके अनुसार राज्यों के अंदर टोटल सीट का 15% जो है ना वो मंत्रिमंडल का होना चाहिए। तो अगर आप इस मैथ को लगाते हैं हरियाणा में, तो 90 × 15% निकालते हैं, नियर अबाउट 13.5% बनता है। मतलब 14 मंत्री हो सकते हैं। मतलब किसी राज्य के अंदर मंत्री परिषद में मैक्सिमम 14 मंत्री हो सकते हैं, कम से कम 12 हो सकते हैं। ये आंकड़ा अपवाद के रूप में छोटे राज्यों में अलग है। छोटे राज्यों में CM समेत 12 हो सकते हैं, और दिल्ली जैसे केंद्र शासित आपका है उसमें CM समेत 10 हो सकते हैं। ये एक एक्सेप्शन है, ये एक अपवाद है इनका।
ठीक है सर। अब बात करते हैं कि हरियाणा के अंदर जो मंत्रिमंडल है उसमें सबसे पहले हम हरियाणा के मुख्यमंत्री जी की बात करेंगे, मनोहर लाल जी। इन्होंने शपथ कब ली है? तो इन्होंने शपथ ग्रहण की है 27 अक्टूबर 2019 को शपथ ली है इन्होंने। इनको शपथ किसने दिलवाई है? जाहिर सी बात है, शपथ दिलवाते हैं एक राज्य के अंदर राज्यपाल। उस समय हमारे हरियाणा के 17 नंबर के राज्यपाल थे, नाम था इनका सत्यदेव नारायण आर्य। वर्तमान में 18 नंबर के चल रहे हैं बंडारू दत्तात्रेय, लेकिन उस समय थे सत्यदेव नारायण आर्य। इनके पास में विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, मतलब ये कहां से जीत के आए हैं? तो ये हरियाणा के करनाल से विधायक हैं और ये बीजेपी पार्टी से संबंधित है। अच्छा सर, वित्त विभाग इनके पास में है। इनके पास में नगर एवं ग्राम आयोजन डिपार्टमेंट है, सिंचाई एवं जल संसाधन यानी कि वाटर आपका रिसोर्सेज से रिलेटेड और इरिगेशन डिपार्टमेंट जो है ना वो इन्हीं के पास में है। इसके अलावा जो है ना इनके पास में सूचना एवं लोक संपर्क एवं भाषा संस्कृति डिपार्टमेंट है, वास्तुकला डिपार्टमेंट है, सामान्य जर्नल प्रशासन है इनके पास में, खेल डिपार्टमेंट ये पहले हुआ करता था सरदार संदीप सिंह के पास में, लेकिन इनसे वापस ले लिया गया और अब इनके पास में है। सामाजिक न्याय इनके पास में है, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग का जो डिपार्टमेंट है वो भी ये संभालते हैं और हरियाणा का CID गुप्तचर डिपार्टमेंट भी ये संभालते हैं। बाकी जो बच गए कुछ छोटे मोटे डिपार्टमेंट्स है जो किसी और मंत्री के पास में नहीं है, वो भी ऑटोमेटिक CM के पास ही आ जाते हैं। ठीक है, एक तो ये हुआ। सेकंड आपको याद रखना है, हरियाणा के अंदर दूसरे जो मंत्री हैं वो दुष्यंत चौटाला है, जो उप मुख्यमंत्री है हरियाणा के, 6ठे नंबर के उप मुख्यमंत्री है हरियाणा में। अगर आप लोग जागरूक जनता हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, तो मुझे बताइए हरियाणा के पहले उप मुख्यमंत्री कौन थे? सिक्वेंस वाइज बताइए, वो कौन कौन से जिले से बताइए और कौन कौन सी पार्टी किस मुख्यमंत्री के समय वो रहे। हालांकि मैंने अपने मुख्यमंत्री वाले वीडियो में पहले पढ़ा चुका हूं इन्हें, लेकिन आज आप जागरूक हैं, पढ़ाई करते हैं, तो ये आपका होमवर्क है। मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए जरूर। इनका विधानसभा क्षेत्र उचाना है। JJP जननायक जनता पार्टी इनकी पार्टी है। ये पार्टी आपकी 9 दिसंबर 2018 को बनी थी। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह शुरुआत में चप्पल था, बाद में इसका वर्तमान में चाबी है, याद रखना। इस पार्टी इनका जो इनके पास में विभाग कौन सा है? इनके पास में राजस्व एवं आपदा डिपार्टमेंट है, इनके पास में आबकारी टैक्सेशन वाला सारा डिपार्टमेंट है आपका, उद्योग एवं वाणिज्य डिपार्टमेंट है, PWD डिपार्टमेंट है, फूड वाला डिपार्टमेंट है, सिविल एविएशन मंत्री हरियाणा के यही है, उपभोक्ता मामले के मंत्रालय भी इनके पास में है। हालांकि ये सारे डिपार्टमेंट ज्वाइंट में अनूप धानक के साथ में चल रहे हैं, ज्वाइंटली, मतलब ये और अनूप धानक दोनों साथ में देखते हैं, वो भी JJP के विधायक हैं। कैबिनेट में मंत्री है एक अनिल विज जी, जो कि अंबाला कैंट से हैं और बीजेपी के ही विधायक हैं। इनके पास में होम मिनिस्ट्री है, गृह मंत्रालय है, हरियाणा का हेल्थ डिपार्टमेंट भी है, मेडिकल एजुकेशन है और आयुष मंत्री भी हरियाणा के यही हैं। इनके बाद में कंवर पाल जी है। कंवर पाल गुज्जर जगाधरी से जीते हुए हैं, बीजेपी के ही हैं। सामाजिक शिक्षा इनके पास में है। इनके पास में स्कूल एजुकेशन भी है, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन नहीं है, स्कूल एजुकेशन इनके पास में है। वातावरण डिपार्टमेंट इनके पास में है। वन्य एवं वन्य जीव विरासत डिपार्टमेंट, सत्कार जिसको हॉस्पिटैलिटी डिपार्टमेंट कहते हैं, आतिथ्य सत्कार वाला, संसदीय कार्य जो है इनके पास में, वो सारे डिपार्टमेंट इन यही संभालते हैं कंवर पाल जी। इनके बाद में मूलचंद शर्मा, जो कि बलरामगढ़ से जीते हुए, पहले इसका नाम बल्लभगढ़ था, बलरामगढ़ है, बीजेपी से। हरियाणा के अंदर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को संभालते हैं, माइनिंग डिपार्टमेंट को संभालते हैं, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट इनको भी जनवरी 2023 में दिया गया था। और इलेक्शन डिपार्टमेंट, निर्वाचन वाला डिपार्टमेंट, चुनाव वाला डिपार्टमेंट भी इनके पास में है। रणजीत सिंह जी रानिया से है, निर्दलीय है, किसी पार्टी से संबंधित नहीं है। और जेल और बिजली मंत्रालय इनके पास में है, रानिया सिरसा में पड़ता है। जयप्रकाश दलाल लोहारू भिवानी से जीते हुए हैं, बीजेपी पार्टी से संबंधित है। इनके पास एग्रीकल्चर और आपके फार्मर वेलफेयर डिपार्टमेंट, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है, डेयरी डिपार्टमेंट है, फिशरीज डिपार्टमेंट है, लॉ डिपार्टमेंट, कानून मंत्रालय इनके पास में है। बनवारी लाल जी बावल रेवाड़ी की एक आरक्षित सीट से जीते हुए बीजेपी के विधायक हैं और सहकारिता और इनको नया डिपार्टमेंट दिया गया, पब्लिक हेल्थ यानी कि जन स्वास्थ्य डिपार्टमेंट इनको दिया गया। डॉक्टर कमल गुप्ता हिसार से बीजेपी के विधायक हैं, शहरी स्थानीय निकाय डिपार्टमेंट इनके पास में है। इनको दोबारा स्टार्टिंग में तो नहीं दिया गया था, 28 दिसंबर 2021 को राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शपथ दिलवाई थी इनको। इनके साथ ही देवेंद्र बबली जो टोहाना से JJP की विधायक है, इनको विकास एवं पंचायत मंत्रालय दिया गया, 28 दिसंबर 2021 को ही इनको शपथ दिलवाई गई थी। इसके अलावा राज्य मंत्री हरियाणा में कौन है कैबिनेट में? तो वो के राज्य मंत्री में ओम प्रकाश यादव, जो कि बीजेपी के विधायक है नारनौल से। इनके पास सामाजिक न्याय डिपार्टमेंट है, अर्धसैनिक और सैनिक कल्याण डिपार्टमेंट भी है, SC BC के कल्याण डिपार्टमेंट है, हालांकि ये CM के साथ में काम करते हैं इसमें।
और कमलेश ढांडा जो कलायत से जीती हुई है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इनके पास में है और अभिलेखागार भी इनके पास में है। सरदार संदीप सिंह जो है ना, ये पेहोवा से बीजेपी के विधायक हैं, इनके पास में प्रिंटिंग वाला डिपार्टमेंट बचा है, पहले खेल डिपार्टमेंट भी था। अनूप धानक उकलाना से हैं, जेजेपी के विधायक हैं, श्रम एवं कल्याण डिपार्टमेंट इनके पास में है। दुष्यंत चौटाला, बाकी इनके पास और बहुत डिपार्टमेंट है पर वो दुष्यंत चौटाला के साथ मर्ज्ड है। दुष्यंत चौटाला कैबिनेट में सबसे कम उम्र के हैं, 31 साल के। रणजीत सिंह जो है ना 73 साल के बुजुर्ग है, सबसे मतलब बुजुर्ग हैं इसके अंदर, इस कैबिनेट के अंदर, मनोहर खट्टर में, मनोहर खट्टर लाल जी की कैबिनेट में। ठीक है, तो अच्छे से आप लोगों को ये याद करना था, सभी पढ़ लीजिएगा। अगर आप स्टार IQ एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो करना, वहां पे CET मेंस का बैच आपको अवेलेबल मिलेगा, थ्योरी बैच मिलेगा, उस पे 30 जून तक हैवी डिस्काउंट चल रहा है, नियर अबाउट 50% डिस्काउंट चल रहा है। इसके अलावा आप लोग जो है ना टॉप 1100 MCQ का बैच भी लेना चाहते हैं तो CET मेंस के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चनों का बैच है स्टार IQ एप्लीकेशन पे ही, और ग्रुप D का बैच भी अवेलेबल रहेगा स्टार IQ एप्लीकेशन पे। पशुधन गणना, देखो जी, भारत में पहली बार पशुधन गणना जो है ना वो कब हुई थी? तो भारत में पहली बार ये पशुधन गणना हुई थी 1919-1920 के अंदर हुई थी। हर 5 साल बाद होती है, तो 19वीं गणना हुई थी 2012 में और 20वीं हुई है 2019 में। आप कहोगे सर 5 साल का तो गैप नहीं है, ये तो ज्यादा हो गया, 17 में हो जानी चाहिए थी, 19 में हुई, मतलब 7 साल बाद हुई, तो इसमें डिले था, ध्यान रखिएगा। अब डिले हो जाए तो कोई कारण, अब देखो वैसे देखा जाए तो नॉर्मल वाली जनसंख्या में भी तो डिले चल रहा है ना, आपका 10 साल बाद होनी चाहिए, लेकिन कोविड और वो के साथ में CAA के मुद्दे के कारण उसमें डिले चल रहा है। तो ऐसा ही इसमें कुछ डिले हुआ, 2012 में के बाद 17 में होनी थी पर 19 में हुई। आज मैं आपको इस क्लास में 2019 की हुई गणना के बारे में ही सारी बातें बताने वाला हूं। भारत के अंदर पशुपालन एवं डेयरी मंत्री का नाम पुरुषोत्तम रूपाला है और हरियाणा के अंदर पशुपालन एवं डेयरी मंत्री का नाम जयप्रकाश जी दलाल है, जो कि लोहारू से जीते हुए हैं। साधारण जानकारी थी ये तो। दूसरी बात करते हैं कि हरियाणा जो राज्य है इसमें सबसे ज्यादा पशुधन है कहां पे, कौन से जिले में? तो वो हिसार जिले में सबसे ज्यादा पशुधन है, याद रखना। सबसे कम पशुधन हरियाणा में कहां पे है? तो वो पंचकुला में है। सबसे ज्यादा हरियाणा में भैंस कहां पे है? तो वर्तमान में हिसार में है, याद रखना। अपडेटेड डेटा के अनुसार, हो सकता है किसी पुरानी किताबों में कुछ और आपको मिले। और दूसरे नंबर पे जींद आता है। सबसे कम भैंस की बात करते हैं तो हरियाणा में पंचकुला पहले नंबर पे, 2 नंबर पे गुरुग्राम आता है। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म अगर पूछ लिया जाए तो कहां पे है? हिसार में। और भैंसों की बात की जाए तो हरियाणा में सबसे ज्यादा फेमस भैंस है, उसका नाम क्या है? मुरा नस्ल की भैंस है, जिसको ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। और ना केवल हरियाणा में फेमस है बल्कि वो पूरे भारत के अंदर फेमस है, मुरा नस्ल की भैंस। इसी मुरा नस्ल की भैंस ने भी एक नेशनल रिकॉर्ड बना रखा है सबसे ज्यादा दूध देने के मामले में। हरियाणा के कैथल जिले की रेशमा भैंस है, जिसने पर एक दिन के अंदर 33 लीटर से ज्यादा दूध दिया, तो इसका एक नेशनल रिकॉर्ड है। गाय का रिकॉर्ड भी हरियाणा के कुरुक्षेत्र की रानी गाय है, जिसने 72 किलो दूध देके रिकॉर्ड बना रखा है। अच्छा, CIRB के बारे में आपको सबको अच्छे से पता होगा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट रिसर्च ऑन बफेलो के बारे में बात करो तो ये हिसार में है। 1985 में सेटअप हुआ था, नेशनल हाईवे नंबर 9 पे है। हालांकि पहले इस नेशनल हाईवे का नाम 10 होता था, लेकिन वर्तमान में महाराजा अग्रसेन नेशनल हाईवे नंबर 9 इस पे आता है, जो कि रोहतक है, सिरसा है, फतेहाबाद है, ये जो जिले हैं ना इसी के अंतर्गत या इसी के दौरान आने वाले जिले हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हिसार में खुला है, जो कि आपका हरियाणा और इजराइल दोनों की मदद से 15 अप्रैल 2015 को खोला गया हिसार में। किसके लिए खोला गया? दुधारू पशुओं के विकास के लिए। याद रखना, इस CIRB के अंदर अभी रिसेंटली CIRB का नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया, क्योंकि यहाँ के गौरव नाम के एक झोटा जो है ना, उसके क्लोन से 7 मतलब उसके सीमेंट से 7 क्लोन तैयार कर लिए गए, हुबहू वैसा तैयार कर लिया गया। सो ये एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। और आपके भारत में सबसे बड़ी सीमेंट लैब जो है वो भी हिसार के अंदर सेटअप की गई है। हरियाणा का पहला और सबसे बड़ा वीटा प्लांट पूछ लिया जाए तो 5 दिसंबर 1970 को जींद में सेटअप हुआ था। आज हमारे हरियाणा में टोटल जो है ना वो आपके वीटा प्लांट कितने हैं? टोटल 6 है। लक्ष्य मिल्क प्लांट भी आपका यहीं पे ही सेटअप हुआ था, जींद में। इसी करके जींद को आप लोग हरियाणा का मिल्क पावर हाउस के नाम से जाना करते हैं। सबसे ज्यादा हरियाणा में बकरी कहां पे है? तो सिरसा में सबसे ज्यादा, 2 नंबर पे महेंद्रगढ़ में है। सर, हरियाणा में सबसे कम बकरी कहां पे है? तो पानीपत, और दूसरे नंबर पे यमुनानगर है। बकरी प्रजनन केंद्र बनेगा लोहारू भिवानी के अंदर बनेगा, ध्यान रखिएगा, प्रस्तावित है लोहारू भिवानी के अंदर बनेगा बकरी प्रजनन केंद्र।
ठीक है। इसके बाद में सबसे ज्यादा हरियाणा में ऊंट कहां पे है? सिरसा में है। सबसे कम ऊंट कहां पे है? कुरुक्षेत्र में है। सेंटर का अगर आपकी बात की जाए, इसका सेंटर कहां पे है? तो केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र जो है वो बीकानेर राजस्थान में 1984 से स्थापित है। हरियाणा में कहां पे? ये सिरसा के अंदर है। हरियाणा में भेड़ ज्यादा कहां पे है? भिवानी पर। 2 नंबर पे हिसार आता है। सबसे कम भेड़ हरियाणा में कहां पे है? गुरुग्राम। और 2 नंबर पे फरीदाबाद आता है। केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र पूछा जाए तो हिसार में है आपका, ये भी आप याद रखना। सबसे ज्यादा सुअर अगर पूछ लिया जाए हरियाणा में तो सोनीपत में, और सबसे कम सुअर हरियाणा में नूह में है। अच्छा सर, इसके बाद में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजकीय सुअर प्रजनन केंद्र कहां पे है, तो ये हिसार में है। वैसे हरियाणा में सुअर व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए करनाल के बस्ताड़ा के अंदर जो है एक सेंटर सेटअप किया गया है सुअर के बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए। गधे सबसे ज्यादा हरियाणा में पलवल में है, सबसे कम गधे हरियाणा में अंबाला में है। एक आपको याद आ रहा होगा, करंट अफेयर मैंने पढ़ाया होगा, अगस्त 2021 की बात है। हरियाणा में एक हिसार में गधी के दूध की डेयरी, जैनी जो गधी थी और हलारी नस्ल की गधी जो कि गुजरात के कच्छ की है, और उस गधी के दूध की डेयरी है वो खोली गई हिसार में। इस गधी के दूध के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनते हैं एक्चुअली। वैसे यहाँ पे 18 पशुओं की जो दूध की डेयरी है वो खोली गई, लेकिन ये गधी वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट था। कुत्ते सबसे ज्यादा हरियाणा में गुरुग्राम में है, कुत्ते सबसे कम हरियाणा के अंदर नूह के अंदर है इस गणना के अनुसार। खच्चर सबसे ज्यादा हरियाणा में झज्जर में है, खच्चर सबसे कम हरियाणा में पानीपत में है। खरगोश हरियाणा में सबसे ज्यादा नूह में है, सबसे कम यमुनानगर में। घोड़े सबसे ज्यादा गुरुग्राम में और घोड़े सबसे कम पंचकुला में। हाथी हरियाणा में सबसे ज्यादा यमुनानगर में है। हाथी पुनर्वास केंद्र बनसोतर के अंदर है। साल 2007 के अंदर इसकी शुरुआत की थी किरण चौधरी के द्वारा। उस समय की ये वन मंत्री थी, सुरेंद्र सिंह के नाम पे हाथी पुनर्वास केंद्र जो ना रखा गया था। अभी हाथी का डेथ भी हुआ था थोड़े समय पहले, आपने करंट अफेयर सुना हो तो। हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड जो है ना साल 2007-8 में बना था पंचकुला में। पशुधन बीमा योजना हरियाणा में 29 जुलाई 2016 से झज्जर में उस समय के पशुपालन मंत्री ओपी धनखड़ ने स्टार्ट की। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र ये हिसार में है, 26 जनवरी 1986 को स्थापित हुआ था। मत्स्य महाविद्यालय हिसार में है। नीलोखेड़ी जो करनाल के अंदर है वहां पे पोल्ट्री की 21 दिन का ट्रेनिंग दिया जाता है। कुक्कुट रोग जांच प्रयोगशाला हरियाणा के कुरुक्षेत्र थानेसर में 88-89 के दौरान सेटअप हुई थी ये। पालतू पशु चिकित्सा केंद्र हरियाणा के अंदर पंचकुला में है। सरकारी मत्स्य बीज फार्म हरियाणा के सदोपुरा के अंदर है। सदोपुरा कहां है? करनाल के अंदर है। अश्व स्टेलियन केंद्र हरियाणा के टोहाना में है। टोहाना फतेहाबाद के अंदर है। तोसाल्य इसको अष्टाध्यायी में कहा गया था। पशु विकास वाहिनी 24 घंटे की योजना है। पशु विकास वाहिनी, इस योजना का मतलब है आप पशुधन से संबंधित 24/7 आवर्स जानकारी ले सकते हैं। सघन पशु विकास परियोजना भिवानी में स्टार्ट की गई थी 1972 के अंदर। ग्रामीण विकास निकाय पशु रोग निदान केंद्र 1978 भिवानी में स्टार्ट किया गया। भारत का पहला ऑनलाइन पशु उपचार केंद्र नारनौल में 31 मार्च 2020 को स्टार्ट किया गया। ओपी यादव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं ये। पशु किसान क्रेडिट कार्ड स्टार्ट करने वाला भी हरियाणा राज्य भारत का पहला राज्य है जो पशुओं के आधार पे लोन दिया करता है एक्चुअली। झिंगा मत्स्य पालन केंद्र हरियाणा के भिवानी में है जो कि गरवा गांव के अंदर है। तो और इंपॉर्टेंट चीजें याद करवाऊंगा। आज के लिए आपका जो पहला है वो योजना है या पोर्टल है कहिए, उसका नाम है सीएम डैशबोर्ड पोर्टल। 31 अक्टूबर 2022 को जो है इसको स्टार्ट किया था संत कबीर कुटीर से। संत कबीर कुटीर हरियाणा के मुख्यमंत्री जी के निवास स्थान या उनके आवास का ही नाम संत कबीर कुटीर है। ये है क्या सर? सीएम डैशबोर्ड पोर्टल। ये जितने भी डिपार्टमेंट है इनकी वास्तविक विश्लेषण के लिए, मतलब एक्चुअली कोई डिपार्टमेंट ने कोई योजना चला रखी है तो वो डिपार्टमेंट उस योजना पे कितना काम कर रहा है इसी को ही देखने के लिए, या यूं कहिएगा कोई डिपार्टमेंट किस प्रकार का काम कर रहा है उसका एक प्रकार का डेटा जो है ना निकालने के लिए, कहीं कोई भ्रष्टाचारी वगैरह तो नहीं हो रही है। तो पूरे डिपार्टमेंट को ही अच्छे तरीके से देखने के लिए, मॉनिटर करने के लिए सीएम डैशबोर्ड पोर्टल स्टार्ट किया गया 31 अक्टूबर 2022 को। 31 अक्टूबर एकता दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, वैसे भी आपको पता होगा मुख्यमंत्री जी ने ही इसको स्टार्ट किया था।
दूसरी योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है निरोगी हरियाणा योजना। ये योजना हमारे भारत की राष्ट्रपति बनने के बाद हरियाणा में पहली बार आई थी। अंतर्राष्ट्रीय गीता उत्सव चल रहा था, आप सभी को अगर याद हो तो 19 नवंबर 2022 से लेके 4 दिसंबर 2022 तक ये अंतर्राष्ट्रीय गीता उत्सव चला था। इस बार इसका थीम नेशन नेपाल था, थीम स्टेट इसका मध्य प्रदेश था। उसमें 29 नवंबर 2022 को हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी कुरुक्षेत्र में आई और वहां पे कुछ 2-3 योजनाओं की शुरुआत की। उनमें से पहली योजना का नाम है निरोगी हरियाणा योजना। इस योजना का मतलब है जिन परिवारों की सालाना इनकम 1,80,000 तक है वो परिवार कुछ बीमारियों के इलाज करवा सकेंगे, के साथ साथ टेस्ट है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवा सकेंगे। इसके लिए ये योजना स्टार्ट की गई है। इसके अलावा राष्ट्रपति जी ने एक और काम भी किया है, ये देखो आप 29 नवंबर 2022 कुरुक्षेत्र द्रौपदी मुर्मू, ये सब याद रखना। ई टिकटिंग प्रणाली, राष्ट्रपति ने 29 नवंबर 2022 के दिन ही कुरुक्षेत्र से ई टिकटिंग प्रणाली की शुरुआत की। देखो ये तो कुरुक्षेत्र से स्टार्ट की पर पंचकुला में शुरू हुई है, से तो कुरुक्षेत्र पर पंचकुला में, पंचकुला का जो सिविल हॉस्पिटल है वहां से स्टार्ट हुई है ये, और ये कुरुक्षेत्र से ही स्टार्ट हुई है। 6 डिपो जिसमें चंडीगढ़ है, करनाल है, फरीदाबाद, सोनीपत, भिवानी और सिरसा है, इनके नाम शामिल आते हैं आपके, ठीक है ना। हालांकि स्टार्टिंग में था, अब तो धीरे धीरे अप्लाई हो रहा है पूरे हरियाणा के अंदर। आप ये डिपो विपो याद करो तो ठीक है, ना करो तो चल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, इतना नहीं याद करना आपको। आप बस ये सिंपली इतना याद रखिएगा कि हमारे राष्ट्रपति जी ने, ये आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करता है, काम करते हैं सिंपल कर देते हैं। लो, ई टिकटिंग प्रणाली किसने स्टार्ट की? ई टिकटिंग प्रणाली राष्ट्रपति जी ने स्टार्ट की, ठीक है ना। अब आपको वो टक वाली जो टिकट है ना वो तो चली जाएगी, भविष्य में वो आपकी ई टिकटिंग प्रणाली व्यवस्था आ जाएगी, इसको प्रिंट करके आपको दिया जाएगा। इसके अलावा आप लोग ऑनलाइन पेमेंट भी कर पाओगे, ये भी एक फैसिलिटी ऐड ऑन हो जाएगी। स्वचालित राशन कार्ड योजना, जिन परिवारों का इनकम 1,80,000 तक का है उनका अपने आप ही राशन कार्ड बन जाएगा। इसकी शुरुआत भी 25 दिसंबर 2022 से पंचकुला से ही सीएम जी ने कर दी। पासपोर्ट शुल्क प्रतिपूर्ति स्कीम, ये भी 25 दिसंबर 2022 से ही पंचकुला से सीएम ने स्टार्ट की। जो हायर एजुकेशन में गर्ल्स और बॉयज पढ़ रहे हैं, पासपोर्ट बनवाने के बाद में उनका जो पैसा है वो उनके खाते में ही ट्रांसफर हो जाएगा, वापस आ जाएगा पैसा। यही है पासपोर्ट शुल्क प्रतिपूर्ति योजना। इसके बाद में जो आपकी अगली योजना है वो है कि वक्फ शिकायत निवारण पोर्टल 25 दिसंबर 2022 को सीएम ने स्टार्ट किया। ये 2 तरीके से काम करेगा। एक तो लोगों को लगेगा कहीं कोई ठेकेदार काम कर रहा है, मान लो तो वो घटिया मटेरियल यूज कर रहा है, वो कोई करप्शन कर रहा है, भ्रष्टाचारी कर रहा है, तो वो इस पोर्टल पे जाके शिकायत करेगा। दूसरा, कोई ठेकेदार को लगेगा कहीं पे भ्रष्टाचार हो रहा है, डिपार्टमेंट का भ्रष्टाचार हो रहा है, बिलिंग उसकी प्रॉपर उसको पैसा वगैरह नहीं मिल रहा है, तो भी वो ठेकेदार भी जाके शिकायत कर सकता है इस पे। तो वक्फ शिकायत निवारण पोर्टल 25 दिसंबर 2022 को स्टार्ट किया गया। एक है एचपीएससी मांग पोर्टल, यह भी 25 दिसंबर 2022 को स्टार्ट किया गया। न्यू वैकेंसीज के लिए जो है डिमांड कर सकते हैं, पब्लिक सार्वजनिक विज्ञापन के लिए, नई मांग के लिए। डिजिटल हस्ताक्षर युक्त जमाबंदी ई फर्द प्रणाली, यह भी 25 दिसंबर 2022 को स्टार्ट की सीएम के द्वारा। पहले क्या होता था कि जमीन की फर्द के लिए पटवारी के चक्कर काटने पड़ते थे, अब वो नहीं काटने पड़ेंगे। अब पोर्टल के माध्यम से डिजिटल साइन किए हुए ही फर्द डाउनलोड कर सकते हैं। यही योजना स्टार्ट की गई है। मार्च 2023 को इस योजना की शुरुआत की गई है। 25 मार्च 2023 को इस योजना की शुरुआत हुई। गुरुग्राम से टिकली गांव से पीपल का पौधा लगा के इसको स्टार्ट किया गया था। सर, इस योजना को स्टार्ट किसने किया था? इसको स्टार्ट किया था केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। यानी कि जो हमारे सेंटर में एनवायरमेंटल मिनिस्टर है भूपेंद्र यादव जी, उन्होंने गुरुग्राम जिले के टीकली गांव से एक पौधा लगा के इस योजना का शुरुआत किया। नाम है योजना का अरावली हरित दीवार योजना। तारीख है 25 मार्च 2023 है, ध्यान रखना। अच्छा, ये 23 है। कल एक सांझी योजना में पार्ट में करवा रहा था, मुझसे गलती से ये 14 फरवरी 2022 बोला गया, वो 23 है, ठीक कर लेना आप लोग, ठीक है। ये 23 की ही करवा रहा हूं मैं फिलहाल योजना। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? थार मरुस्थल के पूर्व और जो विस्तार हो रहा है उसको रोकना, क्योंकि धीरे धीरे डेजर्ट बढ़ रहा है। डेजर्ट बढ़ रहा है मतलब पेड़ पौधों की कमी हो रही है, तो इस पेड़ पौधे की कमी को दूर करने के लिए यही योजना स्टार्ट की जा रही है। गुजरात के पोरबंदर से हरियाणा के पानीपत तक 1400 किलोमीटर तो लंबी है और 5 किलोमीटर चौड़ी ये ग्रीन वॉल होने वाली है। चौड़ाई इसकी 5 किलोमीटर की, 1400 किलोमीटर की लंबाई। गुजरात के पोरबंदर से हरियाणा के पानीपत तक की है ये टोटल लंबी योजना।
हरियाणा में यह वॉल जो है ना, हरियाणा के नूह के अंदर, गुरुग्राम में, फरीदाबाद में, रेवाड़ी में, महेंद्रगढ़ में और पानीपत में, इन जिलों को कवर करने वाली है। इस योजना को अफ्रीका की ग्रेट वॉल परियोजना से प्रेरित माना जा रहा है। मतलब जैसी वो योजना है वैसी वैसी हम लोगों ने भी अपनाई है इस योजना को। और इसमें हरियाणा राज्य, राजस्थान राज्य, दिल्ली और गुजरात और दिल्ली, ये चारों इसमें शामिल है। दिल्ली राज्य नहीं है, दिल्ली केंद्र शासित राज्य है, पर हाँ आप ऐसे याद कर सकते हो कि टोटल 4 क्षेत्र है या केंद्र शासित प्रदेश इसमें एक है जो दिल्ली, बाकी इसमें हरियाणा, गुजरात और राजस्थान है। तो पेपर में आपसे सवाल पूछा जाए क्या कि अरावली हरित दीवार परियोजना कब स्टार्ट हुई? आंसर रहना चाहिए 25 मार्च 2023। किसने शुरू की? केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने। कहां से स्टार्ट की? हरियाणा के गुरुग्राम के टिकली गांव से। इसमें हरियाणा के कौन कौन से जिले शामिल है? इसमें नूह है, गुरुग्राम है, फरीदाबाद है, रेवाड़ी है, महेंद्रगढ़ है और पानीपत तक की ये योजना होगी। कहां से कहां के बीच में है? ये गुजरात के पोरबंदर से लेके और हरियाणा के पानीपत के बीच में 1400 किलोमीटर लगभग लंबी है और 5 किलोमीटर की लगभग चौड़ाई है। क्यों स्टार्ट की जा रही है? धीरे धीरे मरुस्थलीकरण होता जा रहा है, थार मरुस्थल धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, इस करके ही पेड़ पौधों का महत्व समझने के लिए ही इस योजना को स्टार्ट किया गया है। अफ्रीका के ग्रेट वॉल से इसको प्रेरित माना जा रहा है। इतनी ही बातें तुम्हें याद रखनी है इसकी। आगे बढ़े तो दूसरी योजना आपको आज करनी है जन संवाद पोर्टल। फिलहाल के लिए खूब चर्चा में है। हरियाणा के मुख्यमंत्री आप देख रहे होंगे गांव गांव जाके जन संवाद कर रहे हैं और जन संवाद कर रहे हैं तो लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। इस पोर्टल को इन्होंने स्टार्ट कर दिया था 7 अप्रैल 2023 को मुख्यमंत्री जी ने ही। एक्चुअली हुआ ये कि मुख्यमंत्री जी अब गाँव में जाते हैं तो लोग अपनी समस्याएं उनको बताते हैं। कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है जो ऑन द स्पॉट वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, कुछ ऐसी होती है जो सॉल्व नहीं की जाती तो लिख लेते हैं पर्ची पे। मुख्यमंत्री ने सोचा कि लिखी हुई प्रॉब्लम तो हो सकता है लिखी हुई रह जाए, इसलिए हम क्या करते हैं इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए एक पोर्टल पे अपडेट कर देंगे ताकि इनको टाइम टू टाइम ट्रैक करके और प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व किया जा सके। और दूसरी बात, जिसने ये प्रॉब्लम बताई है वो भी इस पोर्टल पे आके देख सकता है मेरी प्रॉब्लम का स्टेटस क्या है। इस करके हरियाणा की जन शिकायतों को दूर करने के लिए ये जन संवाद पोर्टल लॉन्च किया गया संत कबीर कुटीर हरियाणा से मुख्यमंत्री जी के द्वारा। ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद में योजना है प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन पोर्टल। प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन पोर्टल का मतलब क्या है? देखो इसका ये मतलब है कि आपकी अगर कोई प्रॉपर्टी है तो पहले उसको वेरीफाई करवाने के लिए, उसका डेटा वेरीफाई करवाने के लिए आपको खुद को कोर्ट के अंदर लंबी लाइनों में चक्कर काटने पड़ते थे, लंबी लाइनों में लगना पड़ता था। और अब जो है ना ये पोर्टल बन गया है। ये पोर्टल अभी फिलहाल आज ही के है, डेली हरियाणा करंट अफेयर वीडियो में मैंने पढ़ाया भी था आप लोगों को। 30 जून तक एक्टिव रहेगा, 15 जून से 30 जून के बीच में आप खुद ही इस पोर्टल पे जाके अपने प्रॉपर्टी का डेटा है वो वेरीफाई करवा सकते हो। इसको स्टार्ट किसने किया है? इसको हरियाणा स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। हिसार विधानसभा से विधायक है, जीते हुए हैं। 11 अप्रैल 2023 को ये स्टार्ट हुआ है। हरियाणा के टोटल 88 शहरी निकाय का डेटा जो है ना इसमें वेरीफाइड किया जाएगा, सत्यापित किया जाएगा। ये बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन पोर्टल सिंपल सा है, याद जरूर रखना इसे आप लोग। ताऊ से पूछो व्हाट्सएप चैट बोट। आजकल आपको पता है कि हर जगह चैट जीपीटी या एआई टूल का बहुत बोलबाला है। आजकल काम जो है ना मशीनों से ज्यादा होने लग गया है। अच्छा, ट्रिपल पी है यानी कि परिवार पहचान पत्र है हरियाणा में। मुझे आप कमेंट में बताना परिवार पहचान पत्र कब कहां से स्टार्ट हुआ, एक साथ कितने परिवारों को परिवार पहचान पत्र कार्ड दिए गए, परिवार पहचान पत्र कार्ड के अंदर जो है ना कितने डिजिट का नंबर होता है, परिवार पहचान पत्र में क्या क्या चीजें शामिल की गई है। सब बातें मुझे कमेंट में सीक्वेंस वाइज पॉइंट बना के लिखना, थ्योरी कॉपी मत करना, पॉइंट टू पॉइंट समझा के लिखना ताकि मुझे भी समझ में आए। जैसे मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बना के समझा रहा हूं ऐसे कमेंट में तुम भी मुझे बताना, ठीक है। एनीवे, तो ताऊ से पूछो चैटबॉट यही है कि ट्रिपल पी से संबंधित कोई भी आपके सवाल है वो अगर आपको पूछने हैं तो व्हाट्सएप चैटबॉट पे आप सवाल पूछ सकते हो, उनका सटीक जवाब आपको मिलेगा। यही है ताऊ से पूछो चैटबॉट जो 19 अप्रैल 2023 को हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने स्टार्ट किया था। प्रोएक्टिव दिव्यांग पेंशन सेवा पोर्टल, इसको भी 19 अप्रैल 2023 से मुख्यमंत्री जी ने लॉन्च किया था। परिवार पहचान पत्र में जिस भी पर्सन की उम्र 60 साल से जैसे ही ऊपर हो जाती है, 60 साल का हो जाता है और के साथ 60 साल का उम्र नहीं माफ करना 60% दिव्यांग अगर कोई हो जाता है, मतलब ऐसा प्रमाणित है, पता लगता है कि ट्रिपल पी के अंदर कि 60% ये पर्सन हैंडीकेप्ड है तो उसकी पेंशन खुद ब खुद स्टार्ट हो जाएगी। ये है इसका सीधा सा मतलब आपका, ठीक है। तो प्रोएक्टिव दिव्यांग पेंशन सेवा है और वो भी है, वैसे 60 साल का होते ही अपने आप पेंशन भी स्टार्ट होती है, पर वो योजना ये वाली नहीं है, ठीक है ना। तो एक बात ये हुई। एक लास्ट योजना और है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। 5 मई 2023 को मुख्यमंत्री जी ने अपने बर्थडे के दौरान इसको स्टार्ट किया था।
पंचकुला से बस स्टार्ट की थी। 200 वृद्ध जनों को 5 से 8 मई तक श्री राम जन्मभूमि अयोध्या तक की यात्रा के लिए भेजा था। 60 से ज्यादा इसमें वृद्ध जन है। और पिछले साल 5 मई 2022 को मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा के रोहतक के MDU से एक योजना स्टार्ट की थी जिसका नाम है आपका ई अधिगम योजना। 5 लाख बच्चों को 5 लाख टैब फ्री दिए गए थे उस योजना के तहत। सब है क्या, पहले तो मैं बता देता हूं इसका मतलब क्या है। आपने देखा होगा मुख्यमंत्री जी जहां पे भी जाते हैं उनको कोई गिफ्ट कर देते हैं। कोई महंगा गिफ्ट करता है, कोई सस्ता गिफ्ट करता है। खैर जनरली तो ऐसा ही होता है, थोड़ी कॉस्टली और थोड़ी यादगार चीजें ही गिफ्ट की जाती है। कोई इनको हल गिफ्ट करते हैं। रिसेंटली ये हरियाणा हिसार में आए थे, हिसार के देवा गांव में आए थे, तो लोगों ने इनको एक हल गिफ्ट कर दिया था। कोई इनको कोई मूर्ति गिफ्ट कर देते हैं, बड़ी कॉस्टली मूर्ति होती है। कुछ खास प्रकार की चीजें डिजाइन इनको गिफ्ट किए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है इनके इतने सारे गिफ्ट तो कैसे ही काम के आएंगे। अब बंदे को कोई 1-2 गिफ्ट मिले तो वो डेली यूज में ले ले। ये तो ठहरे मुख्यमंत्री, बहुत ज्यादा गिफ्ट हो गए। इतने ज्यादा गिफ्ट हो गए तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, शौकीन नहीं होते हैं, जो कि मुख्यमंत्री जी को दिए गए गिफ्ट ले लेते हैं। पैसा बहुत ज्यादा होता तो सोचते हैं चलो भी ले लेते हैं, घर में रखेंगे, शोकेस में रखेंगे, और लोग कोई हमारे घर में गेस्ट आएंगे तो उनको दिखाएंगे, देखो ये CM जी को मिला हुआ गिफ्ट हमने ले लिया है, हमारे पास में है आज। तो अच्छा, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने ऐसा ही कारनामा स्टार्ट किया जिसका नाम है मुख्यमंत्री उपहार पोर्टल। इस पोर्टल पे मुख्यमंत्री जी को जो जो गिफ्ट मिले हुए हैं वो लिस्टेड कर दिए गए। इनकी नीलामी की जाएगी। नीलामी के माध्यम से जो पैसा इकट्ठा होगा, जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा उसको वो गिफ्ट मिल जाएगा। और उसके बाद में कुछ बेस प्राइस तो यहाँ पे रखे जाएंगे हालांकि, ठीक है, पर उसके बाद में जो ना वो पैसा होगा वो लोगों के लिए राहत कोष में डाल दिया जाएगा। जिन लोगों की जरूरतें हैं उन जरूरतों को पूरा किया जाएगा, यानी कि गरीब तबके को ऊपर उठाने के लिए कार्य किया जाएगा, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री जी का, या इस पोर्टल के पीछे का उद्देश्य है। सर इस पोर्टल की शुरुआत कब हुई? तो इस पोर्टल की शुरुआत हुई साल के पहले महीने से, यानी कि 8 जनवरी 2023 से। पहला बात। दूसरी बात आपसे पूछी जा सकती है इस पोर्टल को शुरू किया किसने था? अमित अग्रवाल ने। ये अमित अग्रवाल कौन है? इनके पास में 2 इंपॉर्टेंट डेजिग्नेशन है। एक है ये मुख्यमंत्री जी के अतिरिक्त प्रधान सचिव है, और दूसरे हैं इनके पास में जनसंपर्क भाषा विभाग के भी महानिदेशक डायरेक्टर जनरल हैं ये करंट में। संत कबीर कुटीर से इनकी शुरुआत हुई थी। संत कबीर कुटीर मुख्यमंत्री जी का ही आवास है, वहीं पे वो रहते हैं। तो यहां से जो MCQ बने आप लोगों को याद करना है ये। दूसरी जो इंपॉर्टेंट योजना है जिसका नाम है 75 लाख सूर्य नमस्कार अभियान। 75 लाख सूर्य नमस्कार महाअभियान है ये। इसकी शुरुआत हुई थी 11 जनवरी 2023 से। ये अभियान टोटल हरियाणा में 37 डेज यानी कि 37 दिन तक चला है। 15 फरवरी 2023 तक चला है, 37 दिन तक चला। इसकी शुरुआत करी किसने है? इसकी शुरुआत करी है राज्यपाल जी के द्वारा की गई है। राज्यपाल जी ने 13 बार सूर्य नमस्कार करके इस कार्यक्रम की शुरुआत की। एक बात याद रखना, राज्यपाल जी का नाम है बंडारू दत्तात्रेय, जो कि तेलंगाना हैदराबाद 1947 में जिनका जन्म हुआ था। 18वें राज्यपाल है हरियाणा में वर्तमान में ये। इस अभियान का नाम जो है ना वो क्या है आपका? मातृ वंदना राष्ट्र वंदना है। ये अभियान किस डिपार्टमेंट के अंडर हो रहा है? ये सवाल भी पूछा जा सकता है। हरियाणा आयुष डिपार्टमेंट, शिक्षा डिपार्टमेंट, खेल विभाग, हरियाणा योग विभाग और ITBP भानु विभाग इसके साथ में मिलके इस अभियान को शुरू किया है, ये याद रखना। तीसरी जो बहुत महत्वपूर्ण योजना हमारे लिए बन सकती है वो क्या है? तीसरी योजना है जी सांझी डेयरी स्कीम। अभी सांझी डेयरी स्कीम जो है ना वो क्या है आपका? ये साक्षी लिख दिया गया, सांझी है, ठीक है ना, सांझी डेयरी स्कीम, ठीक है। तो सांझी डेयरी स्कीम कब स्टार्ट हुई है? ये हुई है 14 फरवरी 2022 को करनाल में अमित शाह जी के द्वारा स्टार्ट की गई। आपको अगर याद हो तो अमित शाह जी हमारे हरियाणा के अंदर आए थे 14 फरवरी 2022 को, हरियाणा के करनाल में आए थे। और क्यों आए थे वो भी आपको शायद याद होगा। वो आए थे हमारी हरियाणा पुलिस को राष्ट्रपति निशान देने के लिए। 14 फरवरी 2022 को हरियाणा पुलिस को राष्ट्रपति निशान यानी कि राष्ट्रपति प्रेसिडेंट कलर साइन से सम्मानित किया। और वहीं पे ही हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने 14 फरवरी 2022 को एक योजना स्टार्ट कर दी जिसका नाम है सांझी डेयरी स्कीम, ठीक है। गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा स्टार्ट की गई। इसका टारगेट क्या है? इसका उद्देश्य क्यों स्टार्ट किया गया? जिस किसान के पास में जमीन नहीं है और वो लोग जो ना दुग्ध पालन कर रहे हैं यानी कि गाय भैंस पाल रखी है, उन लोगों को अब उनकी गाय भैंस के लिए वैक्सीनेशन करवाना के अलावा जो है ना उनको पशु चिकित्सा की सुविधा देना, पशु चारा उपलब्ध करवाना, इसी योजना का सीधा सीधा उद्देश्य है। उसके बाद चौथी नंबर योजना है HKRNL। ये एक पोर्टल है, 30 अप्रैल 2023 से स्टार्ट किया गया था। युवाओं को रोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री जी ने इस पोर्टल की शुरुआत की थी।
इसके बाद में आपके पास में जो अगला स्कीम हमारे पास में आता है वो कौन सा है जी? नेक्स्ट स्कीम आपके पास में है हरियाणा मुख्यमंत्री दयालु स्कीम, जिसको आप लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना भी कहोगे या मुख्यमंत्री दयालु स्कीम भी कहोगे आप लोग इसको। इस योजना की शुरुआत हुई 16 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री जी द्वारा। हालांकि इसकी घोषणा तो बजट में हुई थी, लेकिन शुरुआत 16 मार्च को हुई थी। हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास विभाग के या इसके तहत इसको जो है ना चलाया जाएगा। 1,80,000 जिनकी सालाना इनकम है उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। परिवार में किसी भी बच्चे से लेकर बूढ़े तक दिव्यांग हो जाता है या मृत्यु हो जाती है तो उनको कुछ इस प्रकार का लाभ मिलेगा। 5 से 12 साल के लिए 1 लाख है, 13 से 18 2 लाख है, 19 से 25 3 लाख है, 26 से 40 5 लाख है, 41 से 50 2 है, 51 से 60 भी 2 लाख है। ये इतना मुआवजा या इतना पैसा मिलेगा अगर कोई दुर्घटना होती है या कोई दिव्यांग हो जाता है तो। 6 नंबर है व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना। 16 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, लागू हुई पूरे हरियाणा में 1 अप्रैल 2023 को हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास के द्वारा। और इस योजना में अगर कोई देखो पहले ये योजना जो है ना ये 1.5 करोड़ से ऊपर वालों के लिए होती थी, अब इसको 0 से 1.5 करोड़ वाले बिजनेसमैन के लिए लागू कर दिया। और मान लेते हैं कोई 1.5 करोड़ तक का बिजनेस करता है और उस व्यक्ति की दुकान के अगर आग लग जाए या कोई भूकंप वगैरह आ जाए, किसी भी तरीके से कोई नुकसान हो जाए तो उसको मुआवजा दिया जाएगा। डिजास्टर मैनेजमेंट टाइप की समझ लो, आग लगना, दुर्घटना होना, प्राकृतिक आपदा आदि के कारण होने वाले नुकसान का मुआवजा। तो 0 से 20 लाख तक सालाना कमाता है उसको 5 लाख रुपए तक का मुआवजा मिलेगा। इसको 100 रुपए इसको प्रीमियम देना पड़ेगा, मतलब इस बीमा करवाने के लिए 100 रुपए है। 20 से 50 लाख तक में 10 लाख का मुआवजा होगा, 500 रुपए का सालाना उसको बीमा प्रीमियम देना पड़ेगा। 50 से 1 करोड़ के बीच में है ना 15 लाख का मुआवजा 1,000 रुपए में। और इसके अलावा 1 से 1.5 करोड़ तक वाले को 20 लाख है और इसके लिए 2,500 रुपए जो है ना वो देने पड़ेंगे प्रीमियम के लिए। ये है आज इस है फिलहाल के लिए, ये है डायल 112। सवाल तो ये आता है कि डायल 112 हरियाणा में एक्चुअली ना आया कब था, क्योंकि ये हाल फिलहाल का है तो करंट अफेयर बन सकता है आपका ये। तो डायल 112 जो है ना ये पहुंचा था आपके पास में 12 जुलाई के दिन, ठीक है ना। 12 जुलाई को ये हरियाणा में आया था, 12 जुलाई 2021 को। कहां से स्टार्ट किया गया इसे स्टार्ट किया गया है पंचकुला से। पंचकुला से स्टार्ट किया गया, बाय सीएम के द्वारा स्टार्ट किया गया। कैसे स्टार्ट किया गया सर? ERV जो इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल है ना, जो इनोवा गाड़ी है, लगभग 630 कार है, इसके साथ लॉन्च किया गया इसे। और इसकी सर्विसेज क्या है? इसकी सर्विसेज है, अगर आप लोग गांव में रहते हैं तो आपको इसकी सर्विस 20 मिनट के अंदर मिल जानी चाहिए, और अगर आप शहर में रहते हैं तो आपको सर्विस इसकी 15 मिनट के अंदर मिल जानी चाहिए। अंडर इनके है, हो सकता है इससे ये पहले ही मिलने की कोशिश हो। तो यही है डायल 112। इसको एक्चुअली सिंगल इमरजेंसी रिस्पांस नंबर कहते हैं। आने वाले समय में पूरे भारत का भी एक सिंगल इमरजेंसी रिस्पांस नंबर होगा आपका, मतलब एक ही नंबर के अंदर आप लोग पुलिस को, या यूं कहिएगा फायर ब्रिगेड है या हेल्थ सर्विसेज है, एम्बुलेंस है, वटेवर जो भी आपकी इमरजेंसी नंबर होते हैं उन सभी को एक ही के अंदर मर्ज कर दिया गया है। ये तो ठीक हुआ। इसके बाद में इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि डायल 112 सर्विसेज हरियाणा के लिए सीडेक हैदराबाद ने तैयार की है, ये याद रखना आप लोग। पुलिस के लिए वैसे अलग से नंबर 100 है, आपको पता है। हेल्थ के लिए 104 है। महिला हेल्पलाइन ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, 1091 है। बाल हेल्पलाइन है, 1098 है। कोविड-19 हेल्पलाइन, हालांकि फिलहाल के लिए इसकी ज्यादा जरूरत पड़ नहीं रही है, लेकिन कोविड के दौरान टेलीमेडिसिन, घर बैठे दवाइयां या और अन्य जानकारियों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया था हरियाणा के गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, आयुष मंत्री के द्वारा, जिनका नाम है अनिल विज जी। ऑनलाइन ठगी अगर आपके साथ हो जाती है, यानी कि साइबर क्राइम आपके साथ होता है, या आपका अकाउंट से कोई डेटा वगैरह ले लेता है, अकाउंट का पैसा चोरी कर लेता है, या किसी भी तरीके से आपका फ्रॉडिज्म ऑनलाइन टाइप का होता है, तो उसके लिए डायल एक नंबर है 1930, 1930 एक नंबर है। अच्छा, ऐसे ही कुछ हरियाणा सरकार ने जो ना इंपॉर्टेंट ईयर भी सेलिब्रेट किए हैं टाइम पे। जैसे कि सबसे पहला सवाल ये एग्जाम में मैंने देखा है, आपने भी शायद PYQ में देखा होगा, बालिका शिशु वर्ष हरियाणा ने कब मनाया? और ये साल का ठीक आंसर रहेगा साल 2006 के अंदर हरियाणा ने बालिका शिशु वर्ष मनाया। देखो, आप जैसे इनके नाम पढ़ रहे हो वैसा वैसा ही इनका काम भी है। कहीं ना कहीं जो है ना ये ईयर इसी के लिए टारगेट करके मनाए गए, जिनको आप यूं कहिएगा जैसे फॉर एग्जांपल बच्चियों के लिए है। हरियाणा में लिंगानुपात को सुधारने का एक सीधा जो है ना इसके अंदर उद्देश्य था। किसान मजदूरों के लिए हरियाणा में 2 बार सालों को नॉमिनेट किया गया। एक तो साल 2009 को जो है ना पूरे किसान मजदूर दिवस के वर्ष के रूप में मनाया गया, और एक फिर साल 2016 को भी मनाया गया।
दूसरी बार। तो अगर आपसे पूछा जाए कि दूसरी बार ये कब मनाया गया तो 2016 है। पहली बार अगर आपसे पूछा जाए तो 2009 के अंदर किसान मजदूर वर्ष, यानी कि इस तबके को ऊपर उठाने के लिए काम किया गया। इसके अलावा जैसे फॉर एग्जांपल अब 2023 को हम मना रहे हैं ना कि मिलेट ईयर या श्री अन्न या मोटे अनाजों का वर्ष मना रहे हैं, भाई इनके ऊपर फोकस किया जाए। तो जिस रूप में मनाते हैं उसी के रूप में उसको फोकस करना होता है हमें। उद्योग और व्यापार के लिए जो बात की गई थी वो साल 2013 के अंदर की गई थी। गरीब कल्याण के लिए साल 2017 है। उज्ज्वला, आपको पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक स्कीम है जो 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया से स्टार्ट हुई, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसमें गरीब महिलाओं को फ्री गैस सिलेंडर दिए जा रहे हैं। इस योजना को 100% पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। 1 मई को आप उज्ज्वला डे भी मनाते हैं। हमने पूरे साल को उज्ज्वला वर्ष के रूप में सेलिब्रेट किया है। साल 2018 के लिए युवा रोजगार वर्ष, युवाओं को रोजगार देने का एक सीधा सीधा उद्देश्य रखा, साल 2019 को रखा। सुशासन संकल्प, सुशासन का मतलब होता है गुड गवर्नेंस, याद रखिएगा। तो गुड गवर्नेंस जो है ना, इसके लिए हमने ऐसा सोचा कि हम अच्छा शासन करेंगे, ये संकल्प लिया। 25 दिसंबर 2019 का टारगेट था, मतलब पूरे 2020 को हमने इसी रूप में मनाया था। इसके बाद में अगले साल को सुशासन परिणाम वर्ष मनाया था हमने। तो ध्यान रखना 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष है, 2021 को सुशासन परिणाम वर्ष है कि हमने जो संकल्प लिए हैं इस अच्छी सरकार को चलाने के, इसके रिजल्ट अगले साल में देखने को मिलेंगे तुम्हें। सुशासन अंत्योदय उत्थान वर्ष, अंत्योदय उनको बोल रहे हैं जो गरीब परिवार है, जिनकी सालाना इनकम 1,80,000 के अंडर आती है या नहीं आती है, यहां तक भी उनको पहुंचाने का टारगेट है। अंत्योदय उत्थान वर्ष साल 2022 को मना रहे हैं। और 2023 को क्या है, अंत्योदय निरोगी वर्ष है। इसलिए मना रहे हैं क्योंकि अंत्योदय निरोगी का मतलब है कि जो ये गरीब परिवार है इनको इलाज देना, 5 लाख रुपए तक का इलाज माफ करना इनका आयुष्मान कार्ड के थ्रू। एक निरोगी योजना भी हमारी भारत की राष्ट्रपति जी ने 29 नवंबर 2022 को कुरुक्षेत्र से लॉन्च की है। पंचकुला में स्टार्ट हुई पहली बार ये, यहाँ पे गरीबों का इलाज फ्री करवाने के लिए एक संबंधित योजना है ये। हालांकि 2021 को आपने ना ऑक्सी-1 वर्ष के रूप में भी मनाया है, ये भी बात आप लोग याद कर लेना। ऑक्सी-1 वर्ष, ऑक्सी-1 वर्ष का मतलब ये है कि इसमें 3 करोड़ पौधे लगाए गए थे, ठीक है ना, 3 करोड़ पौधे। और ये 3 करोड़ पौधे हरियाणा में किस नाम से लगाए गए थे, पंचवटी के नाम से। पंचवटी के नाम से हरियाणा में 3 करोड़ पौधे लगाए गए। इसके अलावा हरियाणा में राज्य सरकार के द्वारा जल द्विवार्षिक वर्ष है ना, वो 2021 से लेके 23 तक, ये पानी को बचाने का सीधा सीधा टारगेट है। पानी को बचाने के लिए हरियाणा सरकार ने एक योजना भी स्टार्ट कर रखी है। 6 मई को स्टार्ट की थी, 6 मई 2020 को स्टार्ट की थी। योजना का नाम क्या है, योजना का नाम है मेरा पानी मेरी विरासत योजना। मेरा पानी मेरी विरासत योजना, ये है इस योजना का नाम, जिसके ब्रांड एम्बेसडर का नाम भी आपको पता होगा, मनिका शोकंद है। और इसके अंदर क्या है, धान के अलावा कुछ अन्य फसल लगाने पे जोर दिया जाता है। कोई ऐसा करता है तो उसको 7,000 रुपए प्रति एकड़ दिए जाते हैं। हरियाणा के अंदर अभी रिसेंटली पूरे भारत का वाटर बॉडी जो है ना सर्वे हुआ था, कितने जल स्रोत है, तो लगभग 14,000 के आसपास, सॉरी 15,000 के आप याद कर लीजिएगा, नियर अबाउट 15,000, 14,898 करके है, लेकिन आप लोग ये नियर अबाउट 15 के याद कर लीजिएगा। इतनी ही वाटर बॉडीज है, मतलब तालाब है, झील है, या जिसमें पानी कुआं है, वही। तो बहुत कम है ये कहिएगा। सबसे ज्यादा तो वेस्ट बंगाल में है, यहाँ पे 7.5 लाख के आसपास है, 7.47 के आसपास का आंकड़ा है। मतलब 7 लाख से प्लस आप याद करो, मोटे तौर पे राउंड फिगर डेटा याद करो, पॉइंटों में याद करना मुश्किल हो जाता है। और डिस्ट्रिक्ट में साउथ 24 परगना है, ये भी वेस्ट बंगाल का है। 3.55 लाख, मतलब 3.5 लाख से ज्यादा वाटर बॉडीज है अकेले इस जिले के अंदर। तो हरियाणा में आप देखो कुछ है ही नहीं, पूरे राज्य में लगभग 15,000 के आसपास है ये, तो ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना, पानी को बचाना हमारा एक सबसे बड़ा एम है इस साल की। इसके लिए एक नीति रख रखी है हमें, जल द्विवार्षिक आपका वर्ष पूरा। स्वस्थ वृद्धावस्था दशक, बूढ़ों के लिए भी कुछ सोचा है हरियाणा ने। साल 2021 से 30 तक जो है ना, यहाँ पे स्वस्थ वृद्धावस्था दशक हम लोग मना रहे हैं। होते हैं ये एक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको जवाब रहेगा पंचकुला। पंचकुला चीकू का सबसे बड़ा उत्पादक जिला है हरियाणा में, और पंचकुला चीकू के साथ साथ लीची का भी सबसे बड़ा उत्पादक है। लीची और चीकू हरियाणा में सबसे ज्यादा होते हैं, कहां पे, पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर। उसके बाद में आड़ू ज्यादा है, आड़ू, नाशपाती, आलू, ये 3, आलू बुखारा, ये टोटल 3 जो है ना आपके। और आलू बुखारा के साथ में आलू भी कह दूं, सब्जी के रूप में आलू आ जाएगा और ये फ्रूट के रूप में आलू बुखारा आ जाएगा।
आड़ू है, नाशपाती है और आलू बुखारा, ये तीनों के तीनों ज्यादा कहां पे होते हैं? ये कुरुक्षेत्र के अंदर होते हैं आपके। तीन नहीं बल्कि चार याद कर लेना, एक सब्जी भी बात में बताई है मैंने, आलू और आलू बुखारा दोनों ही आप लोगों को कुरुक्षेत्र याद कर लेना है। आड़ू और नाशपाती मेरे साथ साथ बोलिएगा, पीछे पीछे रिवाइज करिएगा, वरना याद नहीं होंगे, वरना डेटा सारा घोचपोच हो जाएगा। 2-3 बार बोलोगे जुबान पे चढ़ जाएगा। सीधे तो देखो याद हो नहीं सकते, लेकिन हाँ ऑप्शन देख के पहचान जाओगे, इतना काम कर सकते हो तो आप लोग कर लेना। तो चीकू ज्यादा कहां पे बताया सर ने? चीकू बताया सर ने पंचकुला के अंदर। चीकू और लीची ये दोनों ज्यादा कहां पे है? पंचकुला के अंदर। आड़ू बताया, नाशपाती बताया, आलू बताया, आलू बुखारा बताया, ये चारों आपको कहां बताए सर ने फिलहाल के लिए? कुरुक्षेत्र के अंदर बताए। अनार और खजूर ये दोनों ज्यादा कहां पे होते हैं? ये दोनों सिरसा के अंदर ज्यादा होते हैं। सिरसा का जो खजूर की वैरायटी है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है, और ये इंडो इजराइल परियोजना के तहत इस वैरायटी को थोड़ा बढ़ाया जा रहा है आगे। और ना केवल ये हरियाणा के अंदर वैल्यूएबल है, बल्कि उत्तर भारत के लिए भी बहुत बड़ी वैल्यूएबल वैरायटी तैयार की गई है यहाँ पे, ठीक है ना। किन्नू भी ज्यादा पूछ ले, कहां पे? सिरसा के अंदर। खजूर, किन्नू, अनार ये सारे सिरसा के ही आपको बताने हैं। अच्छा सर, तरबूज और खरबूजा ये दोनों झज्जर के अंदर, दोनों ही सीजनल एक साथ ही है। तरबूज खरबूजा एक साथ ही आते हैं, समझो एक साथ आते हैं, तो समझो ये कहां से आते होंगे? झज्जर से आते हैं। ये झज्जर की सुराही फेमस है, तो ऐसे करके आप लिंक बना लेना इसका भी। स्ट्रॉबेरी की बात करते हैं तो स्ट्रॉबेरी हिसार में ज्यादा है। अच्छा, आंवला ज्यादा भिवानी में है, भिवानी के साथ महेंद्रगढ़ और पंचकुला दूसरे तीसरे नंबर पे आते हैं। टॉप लेवल पे भिवानी याद कर लेना, आंवला भिवानी के अंदर। अंगूर की बात की जाए तो अंगूर भी सिरसा के अंदर है। तो अनार है, ऐसे अनार ऐसे अंगूर, ठीक है ना, कैसे खजूर, ठीक है ना, ऐसे अनार कैसे खजूर, ऐसे अंगूर और कैसे किन्नू, ठीक है ना। तो ये आपके करके ऐसे लिंक बना लेना आप लोग। किन्नू ज्यादा कहां पे? सिरसा में। अनार ज्यादा कहां पे? सिरसा के अंदर। अच्छा, अंगूर ज्यादा कहां पे? सिरसा के अंदर। चकोतरा भी ज्यादा कहां पे है? ये भी सिरसा के अंदर होता है आपका, सब्जी खाते होंगे। अमरूद ज्यादा हिसार में होते हैं, बेर ज्यादा नूह के अंदर होते हैं, आम ज्यादा अंबाला। आम तो ठीक है, आम की पैदावार के कारण अंबाला ही है। एक बच्चा कल परेशान हो रहा था सर आम ज्यादा हरियाणा के अंदर यमुनानगर में दिखा रखा है। नहीं, नए डेटा 2023 का जो डेटा है ना उसके अनुसार तो यही अपडेट है आपका, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं और अगली बात आती है सब्जियों की। अब सब्जी ज्यादा कौन सी कहां पे होती है? तो देखो, आलू मैंने अभी बताया कुरुक्षेत्र के अंदर, प्याज ज्यादा है नूह के अंदर नए डेटा के अनुसार। पहले आपको ये प्याज अंबाला की साइड दिखा रखे थे, अंबाला में ही दिखा रखे थे, बल्कि अब 2023 के डेटा में नूह को दिखा रखा है। टमाटर यमुनानगर, मूली नूह के अंदर, गाजर पानीपत में, गोभी पानीपत में, मिर्च हरी वाली पानीपत में, सूखी मिर्च कुरुक्षेत्र के अंदर होती है, ध्यान रखना। सर सूखी कैसे होती है? उत्पादन की दृष्टि से बात कर रहे हैं ना हम लोग, ये उत्पादक ही पढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ पे। शिमला मिर्च करनाल में है, भिंडी भी पानीपत में, बैंगन भी पानीपत में, दूसरे नंबर पे नूह है। फिर अरबी यमुनानगर है और मटर कुरुक्षेत्र के अंदर है। आलू मटर की सब्जी बहुत अच्छे से बनती है, दोनों ही कहां पे होते हैं? कुरुक्षेत्र के अंदर। लौकी कहां पे होता है? नूह के अंदर। कद्दू होता है पलवल में। करेला भी कहां पे होता है? नूह के अंदर, ठीक है ना। तो थोड़ा सा गर्म सा इलाका है, ऐसे करके इसको लिंक बनाना आप लोग। इसके बाद में आते हैं आपके मसाले और फूल की बात करते हैं एक ही साथ में। अदरक की बात करते हैं तो अदरक पंचकुला में होती है। हल्दी यमुनानगर, सुपर इंपॉर्टेंट, हरियाणा का पहला हल्दी प्लांट अगर पूछ लिया जाए तो यमुनानगर के अंदर ओपन हुआ था। लहसुन करनाल में, धनिया नूह में, मेथी नूह में। अच्छा, तुलसी फतेहाबाद, ग्वारपेठा पलवल में, नींबू पलवल में, मशरूम सोनीपत में। अच्छा, इसके साथ में गेंदा फूल जो है ना ये कुरुक्षेत्र में पहले नंबर पे, 2 पे पलवल। इसके साथ में जो है ना आपका गैलेडियोलस जो है ना फरीदाबाद में ज्यादा होता है, 2 नंबर पे पलवल है। रजनीगंधा पहले पे पलवल, दूसरे पे फरीदाबाद है। गुलाब पानीपत में है। गुलदाउदी का फूल जो है ना वो पलवल, और सूखी मिर्च मैंने अभी बताया है आप लोगों को कहां पे है, ये कुरुक्षेत्र के अंदर। सिंपल है, दोबारा एक बार रिवाइज कर सकते हो आप लोग फटाफट। क्या है आप लोगों के लिए बात? मेन बात आपसे पूछे, चीकू ज्यादा कहां पे होता है? पंचकुला के अंदर। लीची ज्यादा कहां होती है? पंचकुला के अंदर। आड़ू ज्यादा कहां होता है? आड़ू होती है, नाशपाती होती है, आलू बुखारा होता है, आलू होता है, मटर होती है, सारे कुरुक्षेत्र के अंदर बताने। सूखी मिर्च भी यहाँ पे कुरुक्षेत्र के अंदर बतानी है आपको। अनार बताना है, खजूर बताना है, और चकोतरा बताना है, आंवला बताना है, और के साथ में आपको किन्नू बताना है। तो आप सिरसा बता दीजिएगा, ठीक है ना। तरबूज और खरबूजा दोनों कहां बताओगे? झज्जर बताओगे। स्ट्रॉबेरी हिसार बताओगे। बेर कहां बताओगे? नूह के अंदर। अकेला बेर नहीं है। अच्छा, हिसार में स्ट्रॉबेरी और अमरूद दोनों ही बता देना आप लोग। नूह के अंदर और क्या क्या चीजें हैं? और आप लोगों को नूह के अंदर देखने को मिलेंगे प्याज, ठीक है ना। बेर के साथ में प्याज है, प्याज के साथ साथ आपको लौकी मिलेगा, लौकी के अलावा करेला मिलेगा, करेला के अलावा 2 नंबर पे बैंगन भी मिलेगा।
पहले भी तो पानीपत है हालांकि, ठीक है। अच्छा सर, टमाटर ज्यादा यमुनानगर, मूली भी हो गई। अच्छा, यमुनानगर के अंदर के साथ टमाटर के अलावा हल्दी भी ज्यादा होती है, ठीक है। अच्छा, गाजर है, गोभी है, मिर्च है, हरी वाली गाजर, गोभी, मिर्च, इसके अलावा भिंडी, बैंगन, ठीक है ना, ये आपके सारे के सारे कहां पे, पानीपत में है। गाजर है, गैसे गाजर, गैसे गोभी, गैसे गाजर, गैसे गोभी, मिर्च हरी वाली है और बैंगन, इनकी सब्जी अगर बनानी है तो पानीपत चले जाओ जी। अरबी मटर, अरबी का यमुनानगर हो गया, लौकी नूह है, कद्दू पलवल हो ही गया आपका। फूल और थे अदरक पंचकुला, हल्दी यमुनानगर था, लहसुन करनाल के अंदर है, ठीक है ना। अच्छा, लय इसमें आता है लास्ट में, लय यहां से शुरुआत होती है, जहां से शुरुआत है वहां अंत है, तो ये करनाल याद करना। धनिया जो है ना ये नूह का है आपका, मेथी नूह की है, 2 अक्षर इसमें है, 2 इसमें, ऐसे याद करना। तुलसी फतेहाबाद की है, ठीक है ना। ग्वार पेठा जो है ना ये पलवल के अंदर है। अच्छा, पेठा बहुत खाते हैं पलवल वाले। नींबू पलवल का अंदर आता है आपका। मशरूम सुपर इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और ये फूल आपके गुलाब वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गुलदाउदी भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनको आप लोग एक बार 2 बार कॉपी पे लिखोगे तो मैं वादा करता हूं आपको चीजें याद हो जाएगी। इतना भी मुश्किल नहीं है, कोशिश करने वालों के लिए कभी हार नहीं होती ना। आपके जिले आएंगे, ये दोनों नए ही बने हैं आपके मंडल। उपमंडल कितने हैं तो देखिएगा, इकोनॉमिक सर्वे ने आपको दिया है टोटल कितना, 74 दिया है, लेकिन एट प्रेजेंट की बात करते हो हालिया के अंदर जो है ना 6 नए जोड़े गए थे, तो टोटल अब कितने हो गए, ये 80 हो चुके हैं। ध्यान देना, इकोनॉमिक सर्वे में तो 74 ही है, लेकिन अब 80 हो गए हैं। क्योंकि 80 इसलिए हो गए, 6 नए जोड़ दिए गए। मैं घोषणाओं की बात नहीं कर रहा, मैं जोड़ने की बात कर रहा हूं। घोषणा तो सितंबर 2022 में 8 की हुई थी, लेकिन उनमें से 6 को जोड़ दिया गया है, मंजूरी दे दी गई है। तो अब इकोनॉमिक सर्वे का डेटा थोड़ा सा ज्यादा जरूरी होता है। अगर पेपर में आता है तो मुझे लगता है इकोनॉमिक सर्वे से सवाल आए, या हो सकता है कि आपको वो सवाल दे दिया जाए उपमंडल का प्रेजेंट का भी। तो 80 हो चुके हैं, इसमें कोई दो राय है नहीं। तहसीलें इकोनॉमिक सर्वे ने 95 दे रखी है, उप तहसीलें कितनी दे रखी है, यहां पे भी एक सवाल बन सकता है। टोटल तो देखो 49 है, लेकिन 49 ही है, अभी 50 हुई नहीं है। एक महेंद्रगढ़ की सिहवा गांव है, उसको उप तहसील का दर्जा दिया गया है अभी हाल ही में अपने जन संवाद कार्यक्रम के द्वारा, मुख्यमंत्री जी द्वारा। लेकिन ध्यान रखिएगा, उसकी अभी घोषणा हुई है, वो अभी उसको मंजूरी नहीं मिली है, तो वो आगे की बात है, जब मंजूरी मिले तब की बात। फिलहाल के लिए 49 है, याद रखना। नगर निगम कितना है, डेली करंट अफेयर देखते हो तो ये तो जुबान पे चढ़ी गए होंगे, 11 है। और 11वां कौन सा है आपका, 11वां यहाँ पे है मानेसर है आपका। नगर परिषद कितने हैं, 23 है। और 23वां कौन सा है, 23वां आपका जो है ना वो है पटौदी मंडी है, ये नए बने हुए हैं आपके, ठीक है। नगर पालिका कितनी है, टोटल 56 है। ये पहले 59 हो गई थी, लेकिन ऐसे कम करते करते जो है ना टोटल 56 हो गई है वर्तमान में। जिला स्तर के खजाने जिनको ट्रेजरी ऑफिस कहा करते हैं, ये टोटल हरियाणा में 24 है। जो सब ट्रेजरी है हरियाणा में, उप खजाने हैं वो 81 है। अटल सेवा केंद्र जो है ना 22,500 है, जिसके अंदर गांवों के अंदर 15,639 है और शहरों के अंदर 6,861 है। हरियाणा के अंदर बस डिपो कितने हैं पूछ लिया जाए तो 24 है। सब डिपो कितने हैं, टोटल 13 है। फ्लाइंग प्रशिक्षण केंद्र, फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर हरियाणा में कितने हैं, टोटल 2 है। इनमें से एक है करनाल और एक है आपका पिंजौर के अंदर, ये याद रखना है आपको। हरियाणा में बिजली उपभोक्ता कितने हैं तो 73,82,836, इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार 73,82,836 है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। इसके बाद में हरियाणा में सबसे ज्यादा बिजली कनेक्शन है कौन से जिले में, हरियाणा में सबसे ज्यादा बिजली कनेक्शन है फरीदाबाद में, और सबसे कम कहां पे है, सबसे कम है पंचकुला में। बिजली से जुड़े गांवों की संख्या कितनी है, 6642 है। हरियाणा में कुल अक्षय ऊर्जा, जिसको आप लोग सोलर एनर्जी कहा करते हैं, और सोलर एनर्जी जो है ना वो टोटल कितने तक पहुंच चुकी है, तो ये 293.77 तक जो है ना यहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं। हरियाणा के अंदर एक राजीव गांधी सोलर एनर्जी प्लांट गुरुग्राम में है, वो भी एक इंपॉर्टेंट है। प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितना है तो 1118 है 2022-23 का, उससे पहले वाला 1063 दे रखा है आपका। प्रति व्यक्ति आय ये 264,835 दे रखा है इकोनॉमिक सर्वे का। ऑफिशियली साइट पे या ऑफिशियल इकोनॉमिक सर्वे डाउनलोड करोगे ना तो उसके अंदर आप लोगों को लिखा दिखाई देगा, दूसरे या तीसरे पेज के सबसे लास्ट लाइन में ये लाइन लिखी है, प्रति व्यक्ति आय 264,835 है। लेकिन एक कंफ्यूजन हो सकता है, 296,685 ये क्या है, तो ये पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, याद रखिएगा 296,685 करोड़ दिया हुआ है। ये तो आपको इतना जरूरी नहीं है याद करना, लेकिन ये जरूरी है याद करना। अच्छा, मेडिकल कॉलेज हरियाणा में टोटल कितने हैं तो मेडिकल कॉलेज टोटल 13 है, जिसमें से 7 गवर्नमेंट है और 6 प्राइवेट है।
हरियाणा में कुल नर्सिंग स्कूल कितने हैं? 112 है, जिसमें से 11 गवर्नमेंट है और 101 प्राइवेट है। नर्सिंग कॉलेज कितने हैं? टोटल 44 है, जिसमें से 3 गवर्नमेंट और 41 प्राइवेट है। शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि जो आपके पब्लिक हेल्थ सेंटर की बात कर रहे हो वो कितने? टोटल 106 है। सिविल डिस्पेंसरी कितनी है? 33 है। और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल कितने हरियाणा में? तो सिविल हॉस्पिटल हरियाणा में टोटल है 22 है, ये याद रखना आप लोग। हरियाणा में टोटल आईटीआई कितनी है? तो आईटीआई हरियाणा में 192 तो गवर्नमेंट है, 225 जो है ना आपकी वो पड़ेगी प्राइवेट, तो दोनों को जोड़ लेना, यही टोटल आईटीआई है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कितने हरियाणा में? ये टोटल 36 है आपके। जन्म के समय लिंगानुपात, जन्म के समय लिंगानुपात है टोटल 915, लेकिन वैसे अगर आप लिंगानुपात 2022 तक का पूछते हो तो वो 917 है, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना, 917। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की वजह से इसमें बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है, ये याद रखना। हरियाणा में ये वाले सवाल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आने वाला समय ग्रुप डी का है तो उसमें भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ग्रुप डी से सच्ची याद आया मुझे कि हरियाणा ग्रुप डी का बैच है, स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे विजिबल है। आप उसको अगर 10 जून तक लेते हैं तो आपको उस पर 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप लेते हैं तो स्टार 10 कोड लगा सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। 40% वैसे है, 10% आपको ऐसे मिल जाएगा। और इसके साथ ही आप लोगों को अगर सीईटी मेंस का बैच चाहिए तो वो भी आपको जो है ना 10 जून तक स्टार 10 के साथ में 10% डिस्काउंट पे मिल जाएगा। सीईटी मेंस का बैच वो भी स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे जाइएगा और प्ले स्टोर पे आपको मिलेगा ये एप्लीकेशन, और कोर्स सेक्शन के अंदर ये कोर्स मिलेंगे आपको। पीडीएफ आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगी। पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट भी कर सकते हो, ठीक है। खैर, हरियाणा में पैरामेडिकल कॉलेज कितने हैं? तो टोटल 5 है, जिसमें से 4 गवर्नमेंट है और 1 प्राइवेट है। हरियाणा में नेशनल हाईवे पर बर्ड्स के नाम पे, मतलब हमारे राष्ट्रीय राजमार्गों पे पक्षियों के नाम पे कुछ पर्यटन स्थल बने हुए हैं, और वो टोटल कितने बने हुए हैं? वो 43 बने हुए हैं। हरियाणा में सुअर फार्म की बात की जाए तो हरियाणा में सुअर फार्म 2 है, एक हिसार में पड़ता है, एक अंबाला में पड़ता है। मछली मंडी हरियाणा में कितनी है? 4, एक है फरीदाबाद में, एक है झज्जर में, एक है पानीपत में, एक है यमुनानगर में। और हरियाणा में फूलों की मंडी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो गुरुग्राम में। बागवानी मंडी गन्नौर सोनीपत के अंदर, ये भी याद कर लेना आप लोग। हरियाणा में कृषि योग्य भूमि 7.8% परसेंटेज के आधार पे, वैसे कृषि लोग करते 70% हिस्से पे है, अगर वैसे परसेंटेज के हिसाब से देखें तो। हरियाणा में अमरूद ज्यादा कहाँ होते हैं? तो अमरूद ज्यादा होते हैं हिसार में। और एक आपसे पूछा जा सकता है कि आम ज्यादा कहाँ होते हैं? तो आम आपको बताना है अंबाला में ज्यादा होते हैं। आलू हरियाणा में ज्यादा कहाँ होते हैं? कुरुक्षेत्र के अंदर होते हैं। टोटल हरियाणा में गौशाला कितनी है? तो 619 है, सबसे ज्यादा सिरसा में है 134 और यमुनानगर में टोटल है 7 आपकी। हरियाणा में गौशाला जो आयोग है ना, इसके चेयरपर्सन भी आपको पता होना चाहिए, श्रवण कुमार गर्ग। एक छोटा सा क्लिप इसके बाद में आपके लिए आएगा, वो हरियाणा में वर्तमान में कौन क्या है उसका भी आएगा, उसको भी आप जरूर देख लेना, सुपर इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना।